नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा। और आज सबकी नजरें काशी पर है। वो काशी जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया है, वो काशी जिसका रण जीतने की कोशिश में हर सियासी दल ने अपना सब कुछ झोंकने की कोशिश की। उसी काशी में 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा रोड शो आज शुरू हो गया है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उससे पहले की हम तस्वीरें और तमाम सियासी समीकरण आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। बिल्कुल, और नामांकन से ठीक पहले रोड शो कर बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आज वाराणसी मोदी मय हो गया है। रोड शो में काशी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। गंगा पुत्र मोदी को मां गंगा ने फिर से बुलाया है। सवाल यह है कि क्या काशी से एक बार फिर किंग बनेंगे पीएम मोदी? ये एक बड़ा सवाल जिस पर अभी हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि काशी की राह आसान नहीं होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने अंतिम समय तक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम सस्पेंस नहीं तोड़ेंगे अंतिम समय तक। और कयास ये भी लगे मृत्युंजय कि प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी तो मोदी की राह मुश्किल होगी। लेकिन अब तो ये टाइमिंग देखिए जरा कि आज ठीक पीएम मोदी का रोड शो वहां पर होने वाला है, उससे ठीक पहले अजय राय को टिकट देकर ये साफ कर देना कि प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम के सामने नहीं होंगी। ये कहीं ना, ये जो संकेत आज मिले हैं इसके कई मायने हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैदान साफ हो गया है? क्योंकि जिन अजय राय को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो अजय राय पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव हारे थे और चुनाव नहीं आ रहे थे। बहुत बुरी तरह से उनकी बहुत खराब स्थिति थी, मात्र 75,000 वोट ही पा पाए थे। मैदान तो पहले से ही साफ था मोदी जी के लिए। नहीं, प्रियंका के आने के बाद से लग रहा था पता नहीं क्या डर हुआ कि क्यों प्रियंका गांधी नहीं आई सामने। ये बिल्कुल। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भी यहाँ पर जुड़े हैं। अवधेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाहता है। प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ठीक पीएम मोदी के रोड शो से पहले ये संकेत दे देना या फिर ये साफ कर देना कि प्रियंका गांधी अब मैदान में नहीं रहेंगी अजय राय को टिकट देकर, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि कांग्रेस इतनी बड़ी रणनीतिक भूल नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास दो तुरूप के पत्ते थे। एक राहुल गांधी पहले से आ चुके हैं, प्रियंका गांधी को लाया गया है, तो जाहिर है तुरूप के पत्ते को पहली बार ही चुनाव लड़ा के और स्पेंट फोर्सेस बना देना, बूझा हुआ कारतूस बना देने की गलती कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये पता है कि वहां ये वो गलती अगर, क्योंकि कई लोग इसका कारण ये था कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट सभी मिलकर एक लॉबी कर रहे थे कांग्रेस में कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए। अखबारों में उठाया जा रहा था, टेलीविजन चैनलों पर बहस कराई जा रही थी। कांग्रेस से ज्यादा इन लोगों की इच्छा थी कि ये मैदान में डटें और एक से एक तर्क दिया जा रहा था। मुझे अंदाजा था कि कांग्रेस ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि वाराणसी की तस्वीर बहुत स्पष्ट है। कोई भी क्षेत्र सामान्यतः अपने यहां से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को आसानी से खोना नहीं चाहता है। तो जाहिर है कि वाराणसी, और वैसे भी आप देखेंगे तो 1989 से लेके 2014 तक केवल 2004 में कांग्रेस एक बार जीती है, और वो भी कारण कुछ अलग थे वो जीतने के। वो कांग्रेस से ज्यादा वो बिल्कुल एक विद्रोह की विजय थी। तो इसलिए सोनिया गांधी के बारे में एक जानबूझ के सस्पेंस बनाए रखा गया था, जो मैं समझता हूं कि कोशिश ये थी कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को दबाव डलवा के और एक दूसरे जगह से नामांकन दाखिल करवाया जाए शायद। चलिए, और दबाव काम नहीं है। नरेंद्र मोदी। गुलरेज शेख हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। गुलरेज, आप बीजेपी किस तरह से आकलन कर रही है प्रियंका गांधी के पीछे हटने का? क्या इसे कांग्रेस का कंफ्यूजन कहा जाए? और जिस कोशिश में थी कांग्रेस, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम लास्ट मोमेंट तक पत्ता नहीं खोलेंगे, हम तो सरप्राइज देंगे, तो क्या ये सरप्राइज था या फिर ये कंफ्यूजन था कांग्रेस का? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। प्रियंका गांधी वाड्रा भी जानती थी कि वो नरेंद्र मोदी के सामने जरा टिक नहीं पाएंगी, और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश का जो अंडर करंट है, उसको देख के तो स्वयं राहुल गांधी को साउथ इंडिया भागना पड़ा।
तो जब राहुल गांधी नहीं टिक पा रहे हैं तो जुम्मा 8 दिन पूर्व आई उनकी बहन क्या टिकेगी? वो कांग्रेस पार्टी मूल्यतः एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उन्होंने तो बलि का बकरा बना दिया आज अजय रॉय को। लेकिन आप मानेंगे गुलरेज शेख कि आपको रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा, मंथन थोड़ा ज्यादा हुआ बनारस को लेकर, मानेंगे कि नहीं? नहीं, हमने क्या रणनीति बदली? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने चुनाव लड़ा है। रणनीति इन लोगों के पास नहीं है, अंडर करंट देखकर बौखला ये लोग रहे हैं। और देखिए अभी क्या हुआ था कि 3 प्रदेशों में जिस प्रकार से ये गलती से जीत गए थे झूठी बातें करके, उसके कारणवश भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट बढ़ गया, क्योंकि वहां पर इन्होंने जितने वादे किए थे लोगों से तोड़ दिए, जितने किसानों से वादे किए थे वो तोड़ दिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ा है कि मात्र 9,000 रुपए के कर्जे के चलते छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ जी का खुद का क्षेत्र है, वहां एक किसान ने आत्महत्या कर ली। वो तो अलग बात है सर, उस पर तो अलग विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी, यदि 2 मिनट बोलने दें, देखिए अरविंद केजरीवाल 2014 में मोदी जी के खिलाफ लड़े थे, वो मात्र 2 लाख वोट मिले थे उनको, जबकि अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेचर प्रियंका गांधी से काफी बड़ा है। तो प्रियंका इस पर आएंगे बिल्कुल गुलरेज, इस पर आएंगे। अवधेश जी से पूछेंगे कि पिछली बार तो 20% वोट अरविंद केजरीवाल ले आए थे, क्या इस बार कोई 20% वोट लाने वाला कैंडिडेट वहां पर बचा है या मैदान साफ है मोदी के आगे? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ हमारे पास जमीन से कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। रोड शो के बाद पीएम मोदी गंगा आरती का भी हिस्सा बनेंगे। ये जो आज का पूरा उनका प्रोग्राम है ये हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के गंगा आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट को फूलों से सजाया गया है और खास लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और दशाश्वमेध घाट पर क्या है तैयारियां, इसकी जानकारी दे रही हैं जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़। भव्यता और ग्रैंड्योर, इन 2 शब्दों के क्या मायने होते हैं, इसे बीजेपी कैडर ने रीडिफाइन किया है दशाश्वमेध घाट पर। सिर्फ मेरे पीछे ही ये सजावट नहीं है, हम जैसे जैसे कैमरा घुमाएंगे आप देखेंगे कि फूलों की बरसात है दशाश्वमेध घाट पर, जहां गंगा आरती में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होना है और बनारस का और मां गंगा का आशीर्वाद लेना है। अभी ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, शाम को इससे और कई गुना ज्यादा होंगी, क्योंकि बहुत से फूल अभी गंगा सेवा समिति के दफ्तर में आकर रखे हैं। बहुत सी तैयारियां लास्ट मिनट की जाएंगी, बहुत सी बैरिकेडिंग हो जाएगी। यहां अभी से अनाउंसमेंट होने लगी है कि अब यहां बोट से सवारी न जाएगी न आएगी, यानी कि फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस लगने चालू हो गए हैं। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आरती में शामिल हो, उस वक्त आम जनता भी उनसे रूबरू हो पाए, उनसे मिल पाए, और कोशिश ये की जाएगी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये तस्वीर भी जा पाए। हम आपको अब ये दिखाते हैं कि कहाँ बैठने का इंतजाम है, कहाँ एंट्री गेट है। ये आप देख रहे हैं, ये वीवीआईपी एंट्री गेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और भी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहाँ से एंट्री होगी। ठीक सामने ये जो गोल चबूतरा आप देख रहे हैं, ये पोडियम जो है, इसे गंगा सेवा समिति ने मोदी मढ़ी का नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार आकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं और आरती का आनंद ले चुके हैं। इसके बाद यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं। ये सफेद रंग की कुर्सियां जो हैं, ये वीवीआईपी और डिग्निटरीज का बैठने का इंतजाम है, जहां से आरती देखी जा सकती है, आरती का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि आरती की भव्यता सामने से नजर आती है, यानी कि नदी की तरफ से नजर आती है, और एक बार पहले भी नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो उस तरफ जाकर पूजा भी की उन्होंने और आरती भी देखी, तो उधर भी सजावट की जा रही है, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल ये आरती के पोडियम है जो आप देख रहे हैं, और ये बैठने के कुर्सियां हैं आप देख रहे हैं। अब हम आपको दशाश्वमेध घाट के दूसरे छोर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक पोडियम लगाया गया है। यहाँ जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, और जो कटआउट देखकर आप सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये नरेंद्र मोदी का कटआउट है, इसे एलईडी डिस्प्लेज यानी प्रोजेक्टर के जरिए रोशन किया जाएगा। भारत के नक्शे में रहेगी बनारस के विकास की तस्वीर और साथ में बनारस के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री का कटआउट। ये वो छोटी सी झांकी है जिसकी तैयारियां इतने दिनों से की जा रही हैं, और अब सुबह की तस्वीर है, शाम की तस्वीर। हम आपको यकीन दिला सकते हैं इससे 100 गुना बदली हुई और 100 गुना और ग्रैंड्योर के साथ लोगों के सामने आएगी, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के वोटर हो या ना हो, बीजेपी का समर्थन करते हो या ना हो, ग्रैंड्योर की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी होगी। इससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। घाट से लेकर नदी तक आपको हर तरफ नजर आएगी
बीजेपी की तैयारियों की भव्य तस्वीर, क्योंकि ये संदेश दशाश्वमेध घाट से वोटिंग के दिन तक देश को पहुंचाया जाना है और तैयारी असल में 23 मई की है। 23 मई की तैयारी है और तैयारी गंगा घाट पर आरती की भी है दशाश्वमेध से, हमारी सहयोगी ने हमें बताया। और अब चलते हैं विशाल पांडे के पास लंका गेट पर, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये लंका गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दर्शकों को आज जो शेड्यूल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो भी जरा बता देते हैं। आज रोड शो करने पहुंचे, लेकिन रोड शो से पहले पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी चौक पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। लंका गेट से रोड शो शुरू होगा। रोड शो के बाद वो बुद्धिजीवियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद का कार्यक्रम भी है और काशी समागम नाम दिया गया है। काशी समागम में प्रधानमंत्री का मिशन ऑल के तहत बातचीत का कार्यक्रम है। मिशन ऑल में प्रधानमंत्री मोदी बनारस के हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिर गंगा आरती में भी जाएंगे और कल सुबह 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन होगा। बिल्कुल, ये पूरा शेड्यूल आपको दीपक ने बताया है। लेकिन अवधेश जी, ये जो भव्य तैयारी पीएम मोदी के रोड शो की गई है, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि पूर्वांचल में करीब 32 सीटें हैं और एक मैसेज जाता है जब पूर्वांचल में इस तरह का रोड शो हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा संकेत पीएम मोदी के रोड शो से इस बार भी मिल पाएगा 2014 की तरह? 2014 का रोड शो भी मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस समय भी मैं ऐसे ही टीवी पर कहीं बैठा हुआ था और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, जाहिर है कि आज अभी 303 सीट के चुनाव हो गए और बाकी देश के चुनाव बाकी है। तो ये वाराणसी का रोड शो जो है, ये केवल वाराणसी के लिए ही नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ही नहीं है। ये तस्वीरें पूरे देश भर में जाएंगी और यहाँ की जो भव्यता है, लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी, जिस प्रकार से लोगों का हाव भाव दिखेगा, उन सब का संकेत देश भर में जाएगा अगले चुनाव से। क्योंकि ये जो पूरा आगे का जो पूरा 241 सीटों का चुनाव बचा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में सीटें जीती थी, तो इसलिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। साथ ही साथ जो इस यहां से जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, जिसको लेके एक वातावरण देश में बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी वो एक कड़ा टक्कर दे रही है, तो इस भीड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी का है कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से संदेश दिया जाए कि ये जो छवि बनी है। जो आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 के मुकाबले जो इस बार का सीन है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इस बार वहां पर बीएसपी एसपी एक साथ चुनाव दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में एक सख्त मोर्चेबंदी की स्थिति बनी हुई है। तो एक संदेश यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपा और बसपा की एकजुटता से बहुत बड़ी टक्कर मिल रही है। तो ये इसके रोड शो के द्वारा यहां से भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और उसके बाहर भी यह संकेत देने की कोशिश करेगी कि अगर इतना ही बड़ा टक्कर है तो इतनी भीड़, लोगों का इतना हुजूम, इतना समर्थन क्यों प्राप्त हो रहा है। तो जो एक मनोवैज्ञानिक उसका असर है, उसको काटने की कोशिश और उसका संदेश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के माध्यम से यहां देने की रणनीति पर चल रही है। बिल्कुल, नजर पूरे पूर्वांचल पर है। 26 सीट और अवधेश जी माफ करिएगा, मेरे को ज्यादा भाषा वहां की लोकल आती नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो किसी लोकल का एक स्टेटमेंट है कि मोदी बनारस खातर थोड़ी आवत हम, नजर तो पूरे पूर्वांचल पर बा। तो नजर पूरे पूर्वांचल पर है दरअसल 32 सीटों पर। गुलरेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुलरेज, एक सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि मृत्युंजय कह रहे हैं, ठीक है बनारस में हमने देख लिया कि चलिए ठीक है, बनारस में तो मोदी जी की राह आसान दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे पूर्वांचल की 32 सीटें, कोई 42 कहता है, कोई 28 कहता है, ये जो तमाम सीटें हैं पूर्वांचल की, क्या आप इतने हल्के में ले रहे हैं इन सीटों को? आपको नहीं लगता है कि गठबंधन जो बना है एसपी बीएसपी का और उससे जो वोट शेयर इंटैक्ट हुआ है दोनों दलों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को?
देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति में मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस जो तथाकथित महागठबंधन है इसमें केमिस्ट्री नहीं, इसमें पैथोलॉजी है। एक डॉक्टर होने के नाते बोल रहा हूँ मैं, पैथोलॉजी क्यों है? क्योंकि दोनों के हाथ में एक दूसरे का इतना डर्टी ब्लड है कि दोनों के कार्यकर्ता मिलकर कभी काम नहीं कर सकते। और आप ये एक बात और देखिए, जहां जहां भी वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग का प्रतिशत कम हो रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत तभी बढ़ता है जब भी कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है, या तो केंद्र के विरुद्ध या फिर राज्य के विरुद्ध। लेकिन यूपी में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, वो कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि 100% मतदान हो, परंतु एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने छोटा सवाल मेरा आपसे भी होगा, इसी से जुड़ा हुआ। गुलरेज जी, एक छोटा सवाल आपसे मेरा होगा। अभी आपने अपने जवाब में 2-3 बार इस बात का जिक्र किया कि अंडर करंट है। 2014 में आप लोग कह रहे थे करंट है, मतलब लहर है। इस बार आप कह रहे हैं कि अंडर करंट है। ये सिर्फ एक शब्दों का बदलाव है या जमीन पर भी ऐसा कुछ बदलाव हो रहा है कि इस बार ज्यादा लहर नहीं है इसलिए आप लोग करंट नहीं अंडर करंट कह रहे हैं? नहीं, ये शब्दों का नहीं, यह जो है ये चरित्र का परिवर्तन है। और चरित्र का परिवर्तन क्यों है? जब हम 2014 में लड़ रहे थे तब हमारे पास काम नहीं थे, हम केवल लोगों से अपनी विश्वसनीयता के आधार पर वोट मांग रहे थे। लेकिन 5 साल के जो हमारा कार्यकाल रहा, हमारा कर्तृत्व रहा, अब हम विश्वसनीयता की भी बात कर रहे हैं और साथ में अपने काम के आधार पर भी वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए करंट नहीं, अंडर करंट है। करंट जब होता है से पूछ लेते हैं, जनता क्या कह रही है, जनता की आवाज सुन लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, उनके रोड शो के बारे में क्या सोच रही है। ठीक है गुलरेज, आएंगे आपके पास, आप बना ही रही है हमारे साथ लगातार। काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। देशभक्ति उनके दिल से निकलती है, जो हम लोग को बहुत पसंद है। मोदी जी झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी बनावटी हिंदू नहीं है, वो बनावटी हिंदू नहीं है कि चुनावी दौर चलाओ हिंदू और जनेऊ उधारी। ये हमारे काशी के लिए नमोत्सव और उत्सव दोनों है, क्योंकि हमने काशी को अपने बदलते हुए देखा है। मैं यहीं गोदौलिया से हूँ, हमने अपने बनारस को बदलते हुए देखा है। यहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि अपनी वे कि 8 लाख कार्यकर्ता यहाँ पे आएगा। मोदी जी ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक बार ही नहीं, इनको 5 बार होना चाहिए। जो पहले लोग MP MLA के नाम पे चुनाव जीतते थे, अभी के डेट में सिर्फ मोदी के नाम से ही फेमस है। मोदी के नाम पे लोग वोट देना चाहते हैं। क्या हुआ बनारस में? 5 सालों में जितना विकास हुआ पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। मोदी जी को तो 100% वोट यहाँ से मिलने ही वाला है और मोदी जी की ही विजय होने वाली। अभी हमेशा ऊपर रहेगा। लोगों की अपने बातें सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अवधेश जी, एक यहाँ पर एक शब्द आया है, एक जो वहाँ के लोकल बाशिंदे हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी की तरह मोदी बनावटी हिंदू नहीं हैं, यानी कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर राहुल गांधी आगे बढ़े थे और कहीं ना कहीं अयोध्या में जाकर और जो अपनी गंगा यात्रा जो थी उसके जरिए प्रियंका गांधी ने भी यही दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन जो था वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ था। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस ने ये जो कार्ड खेला, खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद जो टेंपल रन दिखा था राहुल गांधी का, नो डाउट उसका फायदा हुआ कांग्रेस को, और गुजरात में हमने देखा कि कांग्रेस ने वापस सीटें रिटेन करी, अच्छा प्रदर्शन किया। क्या आपको लगता है वो सॉफ्ट हिंदुत्व इस बार भी काम आ रहा है या वो बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि बनावटी हिंदू कह रहे हैं लोग? नहीं, लोग देखिए इस समय तो जो वहां का समूह है वो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, वहां से ये बात निकलेगी। देखिए विधानसभा चुनावों तक तो कह सकते हैं कि कम से कम जो उनका हिंदुत्व का कार्ड था, मैं सॉफ्ट और हार्ड तो मानता नहीं हूं, लेकिन स्वयं को एक हिंदुत्व का चेहरा बनाने की कोशिश की, चाहे वो जनेऊधारी ब्राह्मण का हो, शिव भक्त का हो, वो चाहे गोत्र बताने का हो, उसका थोड़ा बहुत असर तो हुआ। अगर नहीं होता तो गुजरात और बाकी जगह ये परिणाम नहीं आते। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस को यह लगा कि कहीं हम हिंदुत्व की राह पर अगर पूरी तरह चले तो हमारा मुस्लिम वोट न खिसक जाए। इसीलिए आपने देखा है कि वो उनका घोषणा पत्र और वायनाड से वहां जाना राहुल गांधी का वो एक संदेश देने के लिए था कि हम बिल्कुल एक सेकुलरवाद के रास्ते पर हैं। हिंदुत्व का जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुसलमानों को छोड़ दिया है। तो उसका भी एक संदेश गया और उसको संतुलित करने के लिए
प्रियंका गांधी की नाव यात्रा गंगा में कराई गई थी। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इन सब चीजों से कांग्रेस उतना ठोस संकेत देने में सफल नहीं रही है कि वाकई वो एक हिंदुत्व की जो है छवि के साथ वो चुनाव में उतर रही है। तो वो असर कोई उत्तर प्रदेश में दिखेगा या इस लोकसभा चुनाव में दिखेगा विधानसभा के चुनाव की तरह, यह मानना मेरे लिए मुश्किल है इस समय। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। अब यहां हार्ड और सॉफ्ट नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाने के बाद और नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की घोषणा के बाद बहुत हद तक देश के सामने साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की समस्या है कि इस सीमा तक हिंदुत्व के मुद्दे पर वो नहीं जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अयोध्या के राम मंदिर के बनाने के लिए प्रयास नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो विवादित स्थल पर मंदिर ही बनना चाहिए। कांग्रेस इस सीमा तक जाके नहीं बोल सकती है, इसलिए कांग्रेस के हिंदुत्व की राजनीति की सीमा बन जाती है और उसका असर हमको चुनाव पर दिखाई दे रहा है। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है और आपसे बातचीत भी हमारी जारी रहेगी। और मोदी के रोड शो पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे। रोड शो बिल्कुल, और रोड शो में काशी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा पुत्र मोदी को मां गंगा ने फिर से बुलाया है। सवाल यह है कि क्या काशी से एक बार फिर किंग बनेंगे पीएम मोदी, क्योंकि काशी अपने आप में सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि पूर्वांचल की सारी सीटों की नजरें काशी पर टिकी रहती हैं और इसीलिए काशी की सियासी कहानी बहुत कुछ कहती है और इसी पर हम बड़ी कवरेज आपको अगले आधे घंटे तक दिखाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी है। हमारे साथ बीजेपी की ओर से गुलरेज शेख साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हैं। गुलरेज, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी ये दावा कर रही है कि मैदान तो अब साफ है और मोदी मैं बनारस है, फिर ये रोड शो की इतने बड़े भव्य आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? आज रोड शो, कल नामांकन, ये हमें बताएं इसके पीछे की रणनीति क्या है? मुझे लगता है आवाज उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं अवधेश जी आपसे ही समझना चाहूंगा, जब बीजेपी के लिए मैदान पूरा साफ है बनारस में, जब कोई टक्कर में नहीं है, बीजेपी ये दावा कर रही है और हम भी ये मान रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी मैदान में होती तो कुछ फाइट दिखने को मिलती, लेकिन सियासी समीकरण समझने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है अब, और मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें इस चुनाव से तो बेईमानी भी होगा वो। लेकिन ये रोड शो, ये क्या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है मतदाताओं की तरफ, या कोई दूसरी रणनीति है, पूर्वांचल की रणनीति है, या पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस सीट से? देखिए, नरेंद्र जो कार की शैली है, अगर उसको आपने लंबे समय से ध्यान में रखा है तो वो इस प्रकार से काम करते हैं। वो कोई भी काम इस ढंग से करते हैं जिसमें अधिक से अधिक जो वो संदेश देना चाहते हो वो पूरे प्रभावी तरीके से और पूरे शक्ति से, पूरी प्रखरता से वो बाहर जाए और जहां तक देना चाहते हैं, जिस रूप में देना चाहते हैं वहां तक और उसी रूप में जाए। तो जाहिर है वाराणसी से जो वो एक संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं और देश के माध्यम से भारत के बाहर फैले हुए भी एनआरआई के बीच जो प्रवासी भारतीय हैं, जो सब आज इस पर नजर रख रहे होंगे, उनके बीच भी अगर उनको अपनी लोकप्रियता का संदेश देना है और बचे हुए 4 फेज के लिए संदेश देना है, तो ये भव्य तरीके से जितना बेहतर हो सकता है, इसका सौंदर्य, इसका प्रभाव, इसमें संख्या, उस सब की दृष्टि से इसको मैं समझता हूं कि भव्यता के शीर्ष पर ले जाकर के और प्रदर्शित करना उनकी रणनीति का अंग है। तो वो कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की नीति है। और बाकी पार्टियां भी, मैं ये कह रहा हूं कि आजकल बाकी पार्टियां भी पिछले 4-5 सालों से नरेंद्र मोदी की नीति का अनुसरण करने लगी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे वो प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश यात्रा हो, राहुल गांधी के जगह जगह रोड शो हो, तो वो दूसरी पार्टियां भी करने लगी हैं। लेकिन अवधेश जी, मैं थोड़ा
सा यहाँ पे कंपेयर थोड़ा करूंगा, वहां पे कंपैरिजन थोड़ा करना हमें जरूरी होगा। जब हमने वायनाड में राहुल गांधी का नामांकन देखा था, उस नॉमिनेशन में देखिए, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम एक साउथ में जाकर एक संदेश देना चाहते हैं और साउथ में जाकर कांग्रेस की जड़ों को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के कुनबे में हमने देखा तमाम मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोग आ रहे हैं और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन वायनाड में कांग्रेस के साथ कोई नहीं था, स्टालिन नहीं थे, यहां तक कि कुमारस्वामी भी नहीं थे जो उनके साथ सरकार में है गठबंधन में। तो ये आप कह रहे हैं कि वो भी उनकी स्टाइल पर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ सीख पाई है जहां तक भव्यता का या एक मैसेज देने का कोई प्रश्न उठता है। जब राहुल गांधी अकेले थे नहीं, वहां समस्या यह है कि विपक्ष में इस पर तो एक राय है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष में इस पर भी लगभग एक राय है कि कोई पार्टी हमसे आगे ना निकल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और कांग्रेस तो बिल्कुल आगे नहीं निकले, तो इसलिए और राहुल गांधी का राष्ट्रीय छवि भी ना बन जाए, इसलिए कोई पार्टी राहुल गांधी के साथ जाके उनको नेशनल लीडरशिप का खिताब नहीं दे सकती थी। तो वो जो तथाकथित यूपीए है, ये उसका जिसको कहते हैं अंतर विरोध, वो वायनाड में दिखाई दिया गया। एनडीए में यह है कि नरेंद्र मोदी घोषित प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, सारी पार्टियां साथ है, तो वो एक संदेश यहां से देश में वो भी देने की कोशिश है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो किस ढंग से बिखरी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर और हम किस ढंग से एकजुट हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि वहां का सियासी समीकरण कुछ और है, लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, मेरा आपसे एक बड़ा सवाल यह होगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी करीब से आपने देखा है, आपने समझा है, क्या इस बार की जो पीएम मोदी का जो रोड शो है और जो तैयारियां यहां पर चल रही हैं, आज कल नॉमिनेशन होना है, क्या 2014 की तरह अब जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है 2019 का चुनाव, क्या 2014 की तरह 2019 की राह भी उतनी ही आसान है, या फिर आपको यह लगता है कि एसपी बीएसपी के एक साथ मैदान में आने से मोदी की राह कुछ मुश्किल होने वाली है? देखिए, अगर आप बनारस के सीमित संदर्भ में कहें तो मोदी जी की राह आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश या बड़े परिप्रेक्ष्य में कहें तो 2014 की तुलना में इस बार वो बात नहीं है, क्योंकि 2014 का जो चुनाव था वो एक उम्मीदों का चुनाव था। कांग्रेस का 10 साल का शासन था, उसके खिलाफ लोगों में असंतोष था, भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब इस समय जो चुनाव हो रहा है वो लोग ये देख रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 5 साल में हमें क्या किया, और जो बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जो उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई सुधार इन 5 सालों के वजह से नहीं आया। देखिए, किसानों का आप देख लीजिए, जो छोटे रोजगार वाले लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, दस्तकार है, आप चाहे मुरादाबाद का पीतल वाला चाहिए, तो नोटबंदी और जीएसटी से, तो इन सब की वजह से माइनॉरिटीज में बहुत त्रिपाठी जी, ठीक है, अभी हम सिर्फ और खास करके वाराणसी की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ हम यूपी की बात नहीं करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल की, पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल में सर आप क्या देख रहे हैं? क्या पूर्वांचल में जो बीजेपी ने 2014 में परफॉर्मेंस दिया था, जो परचम लहराया था, क्या उसकी वापसी 2019 में हम देखेंगे या कुछ डेंट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं कि तो बहुत सारे तबके हैं नाराज हैं। तो ये जो सपा बसपा साथ आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल सपा बसपा अखिलेश मायावती की वजह से, नीचे से समाज से भी प्रेशर है कि एक साथ आने का, तो उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। आप इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो छोटी किसान हैं, उसको आप चाहे दलित कह लीजिए, चाहे पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, चाहे माइनॉरिटीज़ कह लीजिए, चाहे उसको किसान मजदूर दस्तकार कह लीजिए, तो वो एकजुट हुई हैं शक्तियां, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां काफ़ी तगड़ी टक्कर है। आप ये नहीं कह सकते पिछली बार की तरह। रामदत्त त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि किसान परेशान है, जीएसटी को लेकर कारोबारियों को दिक्कत है। जब इतने सारे मुद्दे ग्राउंड पर हैं तो फिर महागठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर गणित की बात कहां से आई? फिर केमिस्ट्री की बात क्यों नहीं हो रही है? आप सीधे बात करिए कि भाई जो मतदाता है उनकी केमिस्ट्री खराब हुई है सरकार से, फिर आप गणित के चक्कर में क्यों पड़ गए कि ये फलां वोट आएंगे, इस समुदाय के वोट अगर साथ आ जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर मुद्दे हैं तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए, उसकी वजह ये है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक अम्ब्रेला पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सबके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कुछ जातियों से, कुछ बिरादरी से, और इसीलिए आप देखिए कि वो गठबंधन जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि दलित के लिए आज भी प्रायोरिटी बसपा है, जो मेजॉरिटी दलित है पिछड़े वर्गों में। और आप मैं ये देखता हूँ कि आप ये केवल सपा बसपा की बात नहीं है, अब मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, ताकतवर है बीजेपी, उसके बावजूद उन्होंने अनुप्रिया पटेल, एक अपना दल, छोटी वहाँ के 2-4 जिलों की पार्टी है, उससे तालमेल क्यों बना रखा है। ओम प्रकाश राजभर कुछ जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे उन्होंने तालमेल बना रखा है। तो ये सारे वो तालमेल तो पुराना है ना, 2014 का तालमेल है, नहीं, 2014 का तालमेल, लेकिन आज भी बरकरार रखा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमने एनडीए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ, नहीं पॉलिटिकल पार्टीज वो सबकी राजनीति नहीं कर रही है। सपा और बसपा तो साथ नहीं थे ना सर, 2014 में तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो ये जो अभी आप जो छोटी दलों का नाम गिना रहे हैं, ये तो पहले से बरकरार थे उनके साथ और उन्हीं को वापस रखने की कोशिश की गई। मेरा सवाल ये है कि अगर अब देश में आप ही से पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में, जैसा कि रामदत्त त्रिपाठी जी, हाँ ठीक है सर, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, मैं आऊंगा सर आपके पास, अभी वक्त है, त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं पूरी बात। ठीक है, ओके त्रिपाठी जी। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब जो अम्ब्रेला पार्टियां जो सबके लिए काम करने वाली नहीं है, सब हर पार्टी जो है वो कुछ जाति बिरादरी, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कर्नाटक में लिंगायत है कि वो कलिंग है, तो कुछ सर्टेन बिरादरी या समुदाय को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर बड़ा आपको बनाना है, कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है, चुनाव जीतना है, तो इकट्ठा करना पड़ता है। तो सपा बसपा एक साथ आई हैं, बीजेपी ने कोशिश करके जो लोअर ओबीसी है, लोअर दलित है, उसको साथ अपने जोड़ा है। तो इस तरह से ये राजनीति है इसका। ओके, चलिए इस पर आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं जो हैं वो वाराणसी की, वो क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आरती उतार के फूलों, हाँ जी, आरती उतार के फूलों की माला से उनको स्वागत करेंगे, उनका भव्य भव्य स्वागत करेंगे। आए मोदी, मोदी बनेगी, सरकार बने, हम लोग यही उनका स्वागत में उपलक्ष्य में बोल रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी। मोदी जी का तो खुले दिल से एकदम स्वागत है, हमेशा बनारस में मोदी रहे, मोदी 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 मोदी। हम फूल बरसा के आरती के द्वारा जो हमारे बस में जितना होगा हम उस तरीके से स्वागत करना चाहेंगे मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं हम लोग के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम लोग ने आरती की प्लेटें सजाई हैं, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, उनकी आरती करेंगे। हम लोग तो बस यही कहना चाहेंगे, अब की बार फिर मोदी सरकार, बस अब की बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं। और आपने अभी सुना कि किस तरह से महिलाओं में अभी भी पीएम मोदी को लेकर कितना क्रेज है। लेकिन गुलरेज शेख साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप लोग ईमानदारी से जरा बताइए कि आप लोग पूर्वांचल को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि देखिए, ये ठीक है कि आप लोगों के अंदर इस बात का भरोसा होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस बार का जो सियासी समीकरण है वो थोड़ा सा बदला है 14 के मुकाबले। तो आप लोग पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं, 32-35 सीटें हैं, उसको लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं, और आप लोगों का अपना असेसमेंट, अपना आकलन वहां की सीटों को लेकर क्या है? देखिए, हमारे बीच वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने ही एक बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो पिछली बार से अधिक रहेगा। वो उसका कारण है, देखिए, जब अलग अलग दल चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग समीकरण बनते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। परंतु एक बात यह भी है कि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग कंफ्यूजन में भी हो जाता है कि कौन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। अब जहां तक एसपी बीएसपी का प्रश्न है, जब ये एक आ गए हैं तो ये दोनों मिलकर एक ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एज अ ब्लॉक। तो पूरा के पूरा ना एसपी का वोट जाएगा बीएसपी को, ना बीएसपी का जाने वाला है एसपी को। और अब लोगों के सामने स्पष्ट हो गया है कि या तो मोदी या फिर ये। अब तो गुलरेज जी, लोगों को तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में 73 जो है वो उनकी लोअर लिमिट है बीजेपी की, तो आपके हिसाब से अपर लिमिट क्या होगी?
मैं वही कह रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट पहले से अधिक होगा, क्योंकि अब क्लियर कट चॉइस है। पिछली बार तो जो चॉइस थी वो बिखरी हुई थी, उसके कारण कुछ ना कुछ वोट इधर उधर भी जाता है। लेकिन अब जो वोट है या तो हमारे लिए ये है या इनके लिए है। अब इनका वोट आप देखेंगे तो इनमें एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा, और हमसे यदि जनता खुश नहीं होती तो आप मान के चलते जैसे 2014 में जिस प्रकार का मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश अपर लिमिट सर 80 माने क्या गुलरेज जी? फिर अपर लिमिट आपकी क्या 80 है 80 है? देखिए एक बात तो है कि राहुल गांधी अपनी सीट हार रहे हैं, इसलिए साउथ इंडिया भागे हैं। एक सीट तो आप वो ऐड कर ही ले, 80 बोल दीजिए ना, फिर अपर लिमिट आप 80। जनता जब चाहती है तो खुल के भी देती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा गुलरेज जी, राजस्थान में हमको दिया, गुजरात में दिया, ठीक है गुलरेज जी। अच्छा एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, जो मैंने शुरुआत में अवधेश जी से सवाल पूछा था वही मैं अभी भी आपसे पूछूंगा। अगर इतना ही मैदान आप लोगों के लिए साफ है, वैसे तो पूर्वांचल की 32 में से 31 सीटें आप जीते थे, एक आजमगढ़ को छोड़ दीजिए, और लेकिन वहां भी आजम खान के लिए बड़ी मुश्किल फाइट आप लोगों ने दी थी, इसमें कोई शक नहीं है, 31 सीटें आई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो अंकगणित कहता है चुनाव का, और बीते 2014 के मुकाबले आज के जो राजनीतिक समीकरण हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ पाने के लिए है। लेकिन आपके लिए 99% जो सीट्स हैं वो स्टेक पर हैं। ये बिल्कुल सही बात है दीपक, क्योंकि मायावती जी 0 सीट पर थी, सपा बीएसपी, अब उससे नीचे क्या आएंगे? देश के लिए खोने के लिए क्या है? हम लोगों ने जो कुछ भी किया है टारगेटेड विजन के साथ, देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी, विश्व पटल पर भी, तो देश जो पाया है उसको खोना नहीं चाहता।